समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी से पहुंचे हैं उसका कारण मुझे नहीं पता। मेरे हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा था। मैं काफ़ी समय से ये जानने की कोशिश कर रहा था, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे इस बात की जानकारी लेना चाह रहा था कि आखिर मुझे जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, आखिर किस बात की डर है। उसके बाद भी मुझे घंटों रोक के रखा गया। इसी वजह से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी से पहुंचा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने पर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, संयुक्त प्रेस वार्ता मुजफ्फरनगर में रखा गया था, जिसमें अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंच वहां से चुनावी बिगुल फूंकी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा, आने वाले 10 तारीख को समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, भाजपा ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है। उत्तर प्रदेश की जनता अब उन्हें सबक सिखाने को तैयार है और पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंतोगत्वा वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पे किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे
और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। स्टोरी को क्या नाम देंगे? पहले तो यूपी के लड़के थे, बबुआ भतीजे थे, अब स्टोरी को क्या नाम देंगे? ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक। अनुशासनहीनता नहीं है। कहां पर? मार्च में दे दिया आपने, बिजनौर में आपने और दोनों ने। ये हम दोनों बैठ करके तय कर लेंगे। ये कब तय होगा? बहुत जल्दी। कुछ आज तय हो जाएगा, कुछ कल तय हो, कल तक आप देखेंगे सब तय हो जाएगा। लगातार एक सवाल उठ रहा है, हर एक कार्यकर्ता से मैं भी क्या मुस्लिम राजनीति को हाशिए पर रखा गया, किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, ये क्या सोचते हैं? ये गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी संस्कृति को मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं, नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के, यहां सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। प्रयागराज में कितने बड़े पैमाने पे नौजवान बाहर निकल करके आए, किसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा को सही ढंग से कराना? आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जो आंदोलन कर रहे नौजवान, कितना अपमानित होना पड़ रहा है उन्हें। सवाल यह है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करना चाहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। इलेक्शन में जिस तरह के घोषित प्रतिबंध है सर, जिस तरह के घोषित अघोषित प्रतिबंध इलेक्शन पर है, आपको लगता है जिस तरह की कल्पना आपने इलेक्शन की थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहां जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। सर 300 यूनिट की जो एक पर्चा बांटा जा रहा है सर, एक पर्चा बांटा जा रहा है, एक ही पर्चा बांटा जा रहा है सर, और कह रहे हैं कि हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। सर एक पर्चा बांटा जा रहा है। ये प्रिविलेज अगर किसी पर है, किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का, तो भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, कोई भी ट्विस्ट कर सकती है। ये तो क्योंकि विभाग मेरे पास नहीं है, विभाग तो केंद्र सरकार के पास है, वही बता सकते हैं। सदर विधानसभा से 2 बार आपने चुनाव लड़ चुके हैं गौरव स्वरूप। आज उनके भाई जो है बंटी स्वरूप को आपने टिकट दिया है, उनके भाई आज जो है उसमें शामिल हो गए भाजपा में, तो क्या कहेंगे आप? चुनाव से पहले बहुत सारे लोग जाते और आते हैं जिन पर व्यापक समर्थन था, जिनके पास व्यापक जन समर्थन, जनता खड़ी थी साथ। वो देखिए समाजवादियों के साथ आए कि नहीं आए, अभी तक उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। भाइयों को तो लड़ाते एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, उनसे राय मशवरा कर करके ये फैसला लिया है कि घरेलू बिजली और आम लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद फैसला लेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग जानते होंगे, 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी के आपने स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर वो कारखाने बन गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में इतने महंगे बिजली के बिल नहीं देने पड़ते। इसलिए सिंचाई माफ और 300 यूनिट माफ होगी, फ्री मिलेगी, बिल नहीं आएगा। और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो सरकार को बिजली मिलती है वो सस्ती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं केवल एक बिजली के कारखाने का जो नेताजी के समय पर उत्तराखंड में श्रीनगर में लगा था,
आज भी उसकी बिजली सबसे सस्ती है। जो एनटीपीसी से पुरानी बिजली उत्तर प्रदेश को मिलती है वो भी बहुत सस्ती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बन गई, उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया। और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम भी बिल आधा करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि अगर आज आधा बिल कर रहे हो तो आपने 4.5 साल क्यों वसूला पैसा? क्या आप जनता का पैसा वापस करोगे? और बिजली के कारखाने का नाम अगर एक बार भी सुना हो मुख्यमंत्री जी के मुंह से तो बता दो। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। वो अभी तक 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। सबके लिए है, सबके लिए है। गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा और किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार पार्टियों ने ये वादे किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, जिस समय कारखानों को संकट से गुजरना पड़ रहा था, उस समय पहली बार 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के किसानों का भुगतान कराया था। इसीलिए मैंने कहा कि फार्मर्स कॉर्पस फंड अगर बनाना पड़ेगा तो बजट से फार्मर्स के लिए कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसान को इंतजार न करना पड़े, किसान को चीनी मिल के सामने धरना न देना पड़े। देवबंद में पुराने वाले नहीं, पुराने वाले राणा। देखिए, ये बड़े सवाल हैं, आरक्षण वाले बड़े सवाल है। मूल भावना से नहीं खिलवाड़ होनी है। और जिस समय समाजवादी सरकार थी तो लाभकारी योजनाओं में भी हर वर्ग के लोगों को आबादी के हिसाब से देने का प्रयास किया गया था। मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि 22 की सरकार अच्छी होगी, बेहतर होगी और किसानों के और नौजवानों के हित में होगी। हाँ, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कि जैसे ही समाजवादी पार्टी कोई अच्छा काम तय करती है या अच्छे काम के लिए फैसला लेती है जनता के लिए, उसी समय मुख्यमंत्री जी की भाषा बदल जाती है। पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए बाकायदा पूरा तैयारी के साथ, मैंने लखनऊ में भी प्रेस के सामने कहा कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो वित्त विभाग में बहुत अनुभव के साथ पहले से काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं और कर्मचारी जितने भी उनके संगठन हैं, उनसे समय समय पर बात हुई है। उनसे और वित्त विभाग के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, एक्सपर्ट, उनके बीच में बातचीत के बाद ही फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए अगर बजट से भी पैसा कॉर्पस फंड के लिए देना पड़ेगा तो सरकार में दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बेहतरीन सुरक्षा होगी। उनके लिए पहले भी सुरक्षा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। और क्या चीज? मिल का विस्तार। जो मिल की कैपेसिटी का अगर विस्तार होगा तो वो तो तय होगा सरकार बनने के बाद। सरकार तो बनाओ आप।
ये 100 नंबर जो बदल गया, इसमें गाड़ियां और दी जाएंगी, एम्बुलेंस बढ़ाई जाएंगी। मैं राकेश जी को मैं समझा दूंगा, हमारे रथ में बैठेंगे। जो पत्रकार अपना सुझाव देंगे वो शामिल करेंगे, जो पत्रकार साथी कहेंगे और जो सुझाव देंगे, जो सुझाव मानने लायक होंगे वो स्वीकार किए जाएंगे। मैं पत्रकार साथियों से भी अपील करता हूं, हमारी मदद करें। समय पर किसानों का एक क्षेत्र है, तो आपने बिजली की बात कर ली, सिंचाई की, या खाद को लेकर कोई बात कहेंगे सर? यूरिया की जो किल्लत और बात की है। समय पर खाद मिले, सस्ती कीटनाशक दवाइयां मिलें और उनकी फसल को एमएसपी के लिए इंतजाम हो, प्रोक्योरमेंट हो, खरीद केंद्र बने, ये इंतजाम किया जाएगा। और साथ ही साथ किसान जो अपने गन्ने भुगतान के लिए समय समय पर उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, इस बार आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, कॉर्पस फंड बना करके उनका समय पर भुगतान होगा। यूनिवर्सिटी बनाने में केवल वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट करना होता है। आप जहां कहोगे वहां अपॉइंट कर देंगे। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए कोई प्रस्ताव लाएगा, उसको सहमति देंगे। अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खोलना चाहेगा तो सहयोग करेंगे, सरकारी खोलना चाहेगा तो उसमें मदद करेंगे। बना दी जाएगी। मैं जो हमारे पत्रकार साथी कहते हैं यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यूनिवर्सिटी बना देंगे। एम्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अस्पताल को लेकर के कह रहे हैं कि बड़ा मेडिकल कॉलेज हो, ये किया जा सकता है कि एम्स के लिए प्रस्ताव भेज देंगे और एम्स के लिए जो जो समाजवादी सरकार में केंद्र सरकार चाहेगी वो सब सहूलियत दी जाएंगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी एम्स उत्तर प्रदेश में अभी तक खुले हैं, दोनों एम्स में जमीन समाजवादी सरकार ने ही दी है। तो अगर आने वाले समय में अस्पताल के लिए, बड़े एम्स के लिए जो भी केंद्र सरकार चाहेगी वो समाजवादी सरकार में उपलब्ध करा करके यहां भी उस तरह की सुविधा मिले, उस दिशा में काम करेंगे। ये बड़ा सवाल है। करके ये बताया कि भाजपा के शीर्ष नेता आए, इसकी वजह से आपको वो भाजपा नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्लाई करके गए। इस पे अभी नहीं बोल सकते हैं, सरकार बनने पर हम दोनों तय करेंगे। एक इसी का सवाल है। मैं आपको एक व्यवस्था से संबंधित बात बताना चाह रहा हूं। एक सवाल किया गया था कि चुनाव के नियमों का अनुपालन। कल हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं राजपाल बालियान जी, ऑनलाइन उन्होंने निवेदन किया ईसी में कि एक वीडियो वैन वो चलाना चाहते हैं। एक दिन बीत चुका है, अभी तक उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जबकि बीजेपी की वैन आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। हमारे पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग ऑब्जर्वर से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि इस तरह की जो शिकायत है उनका निस्तारण निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग के अधिकारी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने किए। आज स्थिति यह है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आई कार्ड मंगवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें। बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। अपने वोटर कार्ड को अधिकारी भी मांगे, उसको ऐसे ना दें। धन्यवाद। ये जयंत चौधरी जी ने ठीक बात कही है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लगाया गया है कि वो दबाव बना करके और उनके वोटर आईडी ले लें या आधार कार्ड ले लें। और हो सकता है जिस तरीके से जिला पंचायत में अधिकारियों ने मन मर्जी से वोट दिलवाए थे, इसमें भी लोगों पर दबाव बना रहे हैं।
हम भी लिख करके चुनाव आयोग को इस बात को देंगे। मैं इसके साथ साथ जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं आपके माध्यम से यहां की जनता से अपील करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। चरथावल से पंकज मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, बुढ़ाना से राजपाल बालियान चुनाव लड़ रहे हैं, पुरकाजी से अनिल कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर शहर से सौरभ स्वरूप चुनाव लड़ रहे हैं, मीरापुर से चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, खतौली से राजपाल सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमारा और जयंत चौधरी जी की दोनों की अपील पर इनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। जो जो वादे हम लोगों ने मिलकर के किए हैं उन वादों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को गरीब बना रही है, जिससे किसान गरीब निर्भर हो जाएं सरकारी राशन पे, सरकारी कड़वे तेल पर। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारे पत्रकार साथी ने जो कहा है कि जो महंगाई हुई है सरसों के तेल की, आप भी प्रचार के माध्यम से रिफाइंड तेल मत खाइए। जो रिफाइंड तेल का प्रचार होता है आप भी उसमें बहक जाते हैं और आप भी खा लेते हैं। आप अपना शुद्ध सरसों का तेल और घर का बनाया हुआ घी के से ही खाना बनाएं और खाएं। और समाजवादी सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे बुंदेलखंड, जहां पर बड़े पैमाने पर सरसों के तेल की पैदावार हो सकती है। मैं जब बुंदेलखंड गया था तो मैंने कहा था कि सरकार के अलग से अगर हमें सरसों के तेल की पेराई के लिए कारखाने लगाने पड़े तो लगाएंगे, जिससे कि हमारा बुंदेलखंड के किसान को भी लाभ पहुंच जाए और उत्तर प्रदेश को कम से कम सस्ता सरसों का तेल उपलब्ध हो जाए खाने के लिए। बाबा जी कुछ जानते नहीं हैं। ये बहुत छोटा काम है, बड़ा काम करेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कैराना का चुनाव जीते थे और मैं सहारनपुर आया था, तब भी मैंने कहा था कि कम से कम इस हिस्से को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा, जिससे कि लखनऊ पहुंचने में आपको कम समय में पहुंचा जा सके। भारतीय जनता पार्टी का तो गंगा एक्सप्रेस वे कब बनेगा कोई नहीं जानता, लेकिन इस हिस्से को जोड़ने के लिए अगर नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिलकर के एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाएंगे, जिससे कि लखनऊ पहुंचना आसान हो जाए। जब गृह मंत्री अमित शाह आए और किराना की सड़कों में घूमे तो उन्होंने बार-बार एक मुद्दा उठाया कि हमने 5 सालों में सुरक्षा व्यवस्था में बहुत आमूल परिवर्तन किए। जो रंगदारी थी, जो गुंडागर्दी थी, उसको खत्म किया। जाहिर तौर पर निशाना अपनी सरकार पर था, पूर्ववर्ती सरकार। मैं ये कह सकता हूं कि जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग के आंकड़े उनको पलट करके देखना चाहिए, और जब उसके आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे खराब कानून व्यवस्था में अगर कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। और वहीं बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है। भेदभाव के साथ साथ जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, उसने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हाईकोर्ट बेंच की बात कह तो दिया।